जय हिंद बच्चों, मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10 के अंतर्गत जो आने वाला विषय विज्ञान है उसके बारे में। जो पहला विषय मतलब जिसको हम केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं उसके बारे में, और एक एक चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं आज। और यह क्रम जो चलता रहेगा जब तक आपका बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हो जा रहा तब तक आपको मैं सिखाता चलूँगा, बताता चलूँगा। और हर एक चैप्टर के जो हेडिंग है उसके कॉन्सेप्ट जो हैं जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आए तो ज़रूर आपको यहाँ पे अपना कमेंट्स बताना है क्या नहीं है। ठीक है बच्चा लोग, आइए थम्स अप करके आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। आइए आज मैं जो चैप्टर है क्लास 10 का पहला चैप्टर रसायन विज्ञान उसको मैं सिखाता हूँ आपको। पहला चैप्टर जिसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या कहते हैं बच्चा लोग? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया ही क्या होती है। पहला जो चैप्टर है उसके बारे में ही समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और क्या क्या चीज़ होती है जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना होता है। प्यारे बच्चों, आपको धीरे धीरे सब कुछ चीज़ें आ जाएंगी दिमाग में। बस आप एक बार हमको देखते जाइए, जो मैं कर रहा हूँ उसको बस आप अपने दिमाग में उतारते जाइए। बच्चों आओ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे आपको इसमें पढ़ना है और तरीके से। आओ बच्चा लोग। तो हम लोग समझ चुके हैं कि आओ बेटा देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया समझने के लिए सबसे पहले आपको मैं बताऊं, एक परिवर्तन होता है। जैसे आपके जीवन में तमाम परिवर्तन होते हैं बच्चा लोग, वैसे ये भी परिवर्तन होता है। कोई चीज़ें, नई वस्तुएं बनती हैं, खाने पीने वाली कोई वस्तुएं बनती है, अलग तरीके से उसका निर्माण होता है। कोई ऐसा, चलिए मैं सपोज कराता हूँ, कोई ऐसी वस्तु है जो आपको पहली बार दिख रही है। भाई वस्तुओं के मदद से ही बनी होगी, मतलब उसका परिवर्तन हुआ होगा तभी जाके आपके सामने वो बन रही है। तो आइए परिभाषा के साथ थोड़ा इसको समझते हैं कि क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब यह है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है बच्चा लोग? देखिए कितना शानदार तरीके से लिखा हुआ आप लोगों को मिल रहा है कि मैं बोल रहा हूं कि ऐसा परिवर्तन, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता भी दिया हूं कि यह एक परिवर्तन है। परिवर्तन का मतलब एक चेंजिंग है, परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। नए गुण का मतलब जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए मैं क्या किया, पानी को लिया। ठीक है बच्चा लोग, पानी जिसको हम पीते हैं, वाटर जिसे हम जानते हैं, इसका फॉर्मूला H2O होता है। उस पानी में मैंने क्या किया, चीनी का मिश्रण, मतलब चीनी को डायरेक्ट मिला दिया। अब क्या भाई आपको मैं कहूँ पीने के लिए आपको पानी दे रहा हूँ, है ना? पीने के लिए तैयार है कि नहीं आप लोग? चलिए मैं आपको पानी दे रहा हूँ पीने के लिए। साधारण पानी दिया तो आपने कहा कि सर इसका कोई स्वाद नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया, उस पानी में चीनी की मात्रा को मिलाया। तो आपने कहा कि सर यह पानी जो मुझे आप दे रहे हो इसमें चीनी की मात्रा है, मतलब मिठाई है, नया पदार्थ का निर्माण हुआ वहाँ पे। समझिएगा, ठीक है? दो अलग अलग चीज़ों को मैंने मिला के दिखाया कि नया पदार्थ मतलब बना है, तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुए हैं। मतलब कोई पदार्थ है एकदम छोटा सा छोटा, भाई किससे बना है? कणों से मिलकर बना होगा। कणों के बीच में क्या होता है? आकर्षण प्रतिकर्षण बल होता है, जिसके वजह से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो समझ चुके होंगे कि आप रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। एक बार मैं पुनः आप लोगों को मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है बच्चा लोग। तो आइए समझते हैं एक बार कि फिर से मैं बता दे रहा हूं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा लोग? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो मैं आपसे बोला हूं कि इसमें पदार्थ भाग लेते हैं, पदार्थ भाग लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं सबसे पहले आप लोगों को मैं परिभाषा बताया हूँ, चीनी और पानी को मिलाया गया है ना? चीनी और पानी को मिलाया गया है। कहने का मतलब है कि देखो,
यह जो अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया होती है दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहला एक होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। क्या होता है बच्चा लोग? पहला होता है अभिकारक, दूसरा क्या होता है? उत्पाद। तो अभिकारक का मतलब क्या है? लिखा क्या है देखो, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। बहुत शानदार चीज़ है। अभिक्रिया बन रही थी, मैं आप लोगों से चीनी पानी जो मैं आपको दिया पीने के लिए, वो केमिकल रिएक्शन से आपको मैं दिया, मतलब चीनी और पानी को मिलाया तब वो पानी मीठा लगने लगा। तो मतलब चीनी और पानी मिठाई बनाने के लिए जरूरी क्या हो? वो पदार्थ जरूरी था ना, हिस्सा लिया ना, तब जाके वह क्या बना? मतलब रासायनिक अभिक्रिया उसका बना। तो कहने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए आपको चाय पीना पसंद है, कहते हैं आई एम एडिक्ट ऑफ टी, मैं चाय पीने का शौकीन हूँ। चलिए, अब आप चाय पीने के शौकीन है तो सबसे पहले मान लीजिए आप दूध लाते हैं, बिना दूध वाले पीना चाहते हैं तो पानी लेके आएंगे, उसमें चाय पत्ती मिलाएंगे, चीनी मिलाएंगे, अदर सब्सटेंस जो मिलाना रहेगा मिलाएंगे। अब एक चीज़ बताइए, जो जो पदार्थ उसमें मिलाया जा रहा है, जो हिस्सा ले रहा है, वह सारा का सारा बच्चा लोग, वो सारा का सारा क्या होगा? तो सारा का सारा होगा अभिकारक। क्या होगा? अभिकारक। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ हिस्सा लेता है, भाग लेता है, वही क्या कहलाता है बच्चा लोग? तो अभिकारक कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे आइए समझते हैं कि बच्चा लोग अब समझते हैं कि उत्पाद क्या होता है। फाइनली आपने देखा कि मैं चाय की बात कर रहा था, चीनी, चाय पत्ती, अदरक जो भी आप लोगों ने मिलाया, तो आपने कहा कि सर जी अब तो कुछ देर तक आपने उष्मा दिया चाय को, तो आखिरकार वो चाय पूरी तरीके से तैयार हो गई। मतलब क्या? अभी जो आप दूध देख रहे थे उसके कलर में, अब जो चाय बना है उसके कलर में। कहोगे सर ये तो नया पदार्थ बन गया। अब नया पदार्थ बन गया तो क्या कहोगे बच्चा लोग? यही ना कहोगे कि नया पदार्थ बना है तो विज्ञान की भाषा में उसका नाम क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री की भाषा में उसका नाम क्या होना चाहिए? तो बच्चा लोग मैं आपसे कहूँगा उसका नाम क्या होना चाहिए? यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, उत्पाद होना चाहिए। आइए जरा इसके हिसाब से मैं चलता हूँ। लिखा है कि ऐसा पदार्थ जिनका क्या होता है, क्या मैं लिखा हूं जरा समझिएगा। यहाँ पे क्या लिखा गया बच्चा लोग? यहाँ पे देखिए, ऐसा पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण होता है। इसमें लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूं, ठीक है? क्या होता? तो मैं आपसे बताया हूं कि वह पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। अच्छा, निर्माण किसका हुआ? मैं कहा कि टी जो आपने बनाया, टी का मतलब जो चाय बना रहे हो, ठीक है ना? चाय बना रहे हो, किन किन चीज़ों से मिलकर बन रहा है जरा समझिएगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपने लिया दूध को लिया, ठीक है ना? दूध को लिया, आपने लिया चाय पत्ती को लिया, ठीक है? चाय पत्ती लिया आप लोगों ने, और उसके बाद से मान लीजिए चीनी को लिया, चीनी को लिया आप लोगों ने, चीनी के और भी सारी चीज़ें, अदरक ले सकते हो, आपके हिसाब से होना चाहिए। अभी सारी चीज़ें जो बोलोगे आप कहोगे सर जी यह जो दूध है, चाय पत्ती है, चीनी है, अदरक है, ये सारे के सारे नया पदार्थ बनाने के लिए हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है? हिस्सा का मतलब अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो फाइनली जो बन के पदार्थ, नया पदार्थ निर्माण हो रहा है वो चाय का हो रहा है। तो आप इसको परिभाषा के तौर पे न देके आप अगर सामाजिक तौर तरीके से देखिए तो कहोगे क्या कि नया पदार्थ तो निर्माण किसका हुआ? तो चाय का हुआ। तो आप अच्छी चीज़ बताइए, आप तो बता ले जाओगे ना कि चाय जो है उत्पाद है या अभिकारक है। तो बच्चा लोग कितने लोग ऐसे हैं कि जो बता ले जाएंगे चाय और दूध और चाय पत्ती, चीनी, अदरक, इसमें दूध, चाय पत्ती, चीनी, अदरक में अभिकारक कौन है, चाय क्या? ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है बच्चा लोग। आइए अब आगे समझते हैं कि आगे समझते हैं बच्चा लोग, इसके उदाहरण को हम समझते हैं। मतलब क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है तो क्या क्या हो सकता है हमें परिवर्तन ऐसा जो हमको दिखाई दे। बच्चा लोग सबसे पहले जो भोजन का पचना है, क्या है बच्चा लोग? भोजन का पचना मतलब हमारे शरीर में जो डाइजेशन होता है, ठीक है? मतलब भोजन का जो पचना है, हम भोजन खाते हैं, सबसे पहले मुख में जाता है, मुख गोहिका से होते हुए ग्रसनी में, ग्रसनी से बाद ग्रास नली में, ग्रास नली के बाद अमाशय में, जिसको हम हम स्टमक के नाम से जानते हैं। तो स्टमक में जाता है तो भोजन वहाँ पे जठर रस रहता है, और हम जैसे
जैसे भोजन को करते हैं तो वहाँ पे भोजन का पचना शुरू होता है, वैसे वैसे करके छोटी आंत बड़ी आंत में करते करते गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। उसके बाद श्वसन, श्वसन का मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है ना बच्चा लोग, रिस्पायरेटरी सिस्टम मतलब जो हम सांस रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से भगवान भी देखो कैसी चीज़ें प्रकृति में दिए हैं कि ऑक्सीजन को हमको लेना है और सीधे कार्बन डाइऑक्साइड को हमको छोड़ना है बच्चा लोग, है ना। तो श्वसन की जो प्रक्रिया है यह भी बच्चा लोग रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई मेटल है, मेटल के जगह पे मान लीजिए हमने लोहा ले लिया, ठीक है ना, मेटल के जगह पे हमने लोहा ले रहे हैं। अब लोहे को क्या करिए, कुछ दिन तक, कुछ सालों तक क्या करिए, बाहर ऐसे खुले आकाश के नीचे आप उसको रख दीजिए, आप फेंक दीजिए, आप देखोगे क्या कि कुछ दिन के बाद आपको यह महसूस होने लगेगा कि उस पर क्या नाम है, जिंक की परतें चढ़ गई है, जो यह दर्शाती है कि उस पर जंग लग गया है ना बच्चा लोग। ये ऑक्सीजन और आर्द्रता की उपस्थिति में ही होता है। अब देखिए मैग्नीशियम फीते का जलना, मैग्नीशियम फीता, मैग्नीशियम का एक रिबन होता है, जो आप लोगों ने पहले की जो बैटरी आती है, अब तो सिलिकॉन की बैटरियाँ लगभग आने लगी है। मैग्नीशियम जैसे फ़ोन की, टेलीफोन की जो बैटरी जो होती थी उसमें थोड़ा सा कहीं ब्लास्ट होने का चांस होता था तो आप देखते तो पूरी तरीके से आग लग जाती थी, उसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता था। वही मैग्नीशियम रिबन जो वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जलने का काम करता है बच्चों। दही का बनना, ठीक है, जो दही दूध में लैक्टिक जो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है ना, उसी की वजह से दही मतलब जो बनता है, लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं, तो यह मतलब जैसे दूध से दही बनना क्या है, ये दूध तो भाई एक प्रक्रिया थी, नया प्रक्रिया के रूप में, मतलब नया पदार्थ के रूप में क्या बना, दूध से दही, मतलब दही बना। तो आप कहोगे फाइनली कि जो रासायनिक अभिक्रिया है इसके उदाहरण भोजन का पचना, श्वसन और लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना और दही का बनना। तो आप लोगों ने इसको समझा होगा। एक बार मैं तुरंत आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कि क्या आप लोगों ने पढ़ा है। तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, नए पदार्थ का बनना, ठीक है, नए पदार्थ का निर्माण होना, वही होता है रासायनिक अभिक्रिया। जो हिस्सा लेता है वो क्या होता है, अभिकारक होता है। जिनका निर्माण होता है, जो नए पदार्थ बनते हैं वो उत्पाद होते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बच्चा लोग। और आइए अब आगे हम बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण, मतलब इसका परीक्षण हम कैसे कर पाएंगे, परीक्षण कैसे कर पाएंगे बच्चा लोग, परीक्षण कैसे कर पाएंगे। तो आइए बच्चा लोग पुनः हम समझते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण क्या है। परीक्षण का मतलब है बच्चा लोग, इनकी अब परीक्षा चल रही है। मतलब परीक्षा का मतलब क्या है कि अगर हम किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होते हुए देख रहे हैं ना, तो आप इन चारों चीजों को देख पाएंगे बच्चा लोग। सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन होगा। मतलब क्या है, जिस प्रॉपर अवस्था में है उस प्रॉपर अवस्था को ये खो देगा, जनरली बात है। मतलब अवस्था में इसका परिवर्तन हो जाएगा, बहुत शानदार। अब रंग में परिवर्तन, मतलब इसका कलर क्या होगा, कलर भी उड़ जाएगा। समझे आप कि नहीं समझे। और तापमान में वृद्धि होगी या परिवर्तन होगा, तापमान भी, जो उसको टेम्परेचर मिल रहे थे ना, उस टेम्परेचर से अधिक हो सकता है, कम हो सकता है। और लास्ट में जो है गैस का निकलना, मतलब गैस का उत्सर्जन होगा। तो ये चार चीज़ों से आप परीक्षण कर पाएंगे कि कोई भी पदार्थ का रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं। आइए मैं एग्जाम्पल देके सुनाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे H2O के कण है, H2O मतलब पानी है ना, पानी है। अब मैंने पानी को क्या किया, भाप दिया, मतलब भाप दिया, हम ताप दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है ना बच्चा लोग। अब जैसे पानी को टेम्परेचर आप देना शुरू कर दोगे, सबसे पहले जिस अवस्था में रहता है उस अवस्था को खो देता है। मतलब क्या है, पहले किस फॉर्म में था, तो पहले ये जल में था, अब किस में हो जाएगा, पहले यह जल था और जल अब किस में बदल जाएगा, तो वाष्प में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा बच्चा लोग, वाष्प में बदल जाएगा। तो आप देखें कि अवस्था में उसके परिवर्तन हुआ। और भी चीजें हैं, मान लीजिए
जिसका क्या होता है, रंगों में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए जो लिटमस पत्र होते हैं, फिल्टर पेपर होते हैं, जिसको क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए नीले लिटमस पेपर जो है उसको लिया जाएगा, अम्ल रखा जाएगा, उसका रंग बदल जाएगा। समझ रहे हो ना बच्चा? तो ये सारी की सारी प्रक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रिया होती है। आइए अब जरा समझते हैं इसको समीकरण के द्वारा कि ये क्या होते हैं। आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, मतलब हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। आइए यहाँ पे सबसे पहले शब्द समीकरण को पहले समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि इसका इक्वेशन क्या होता है ना बच्चा। आओ, यहाँ पे लिखा है शब्द समीकरण में जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब क्या किया जा रहा है जरा समझिएगा। जिंक को लिया जा रहा है, जिंक का मतलब क्या होता है, जेडन होता है। क्या होता है, जेडन होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को, या इसका एक और नाम है जिसको हम जानते हैं H2SO4 या हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से जानते हैं बच्चा लोग, इसकी अभिक्रिया हो रही है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से जो हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और ये जिंक जो है हाइड्रोजन का स्थान हो जा ले लेगा। इसे एक और नाम से जानते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो देखिए हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए ये दो फ्रेंड हैं, क्लोज फ्रेंड है बच्चा लोग, दो कोई क्लोज फ्रेंड है, तीसरा कोई बाहरी आ रहा है बच्चा लोग। अब कर रहे थे, दो क्लोज फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड का मतलब है दो गहरे दोस्त हैं, और तीसरा कोई आता है ना, तीसरा चंद दिनों के लिए आता है, तो इनकी दोस्ती खराब करके देखिए हाइड्रोजन का जो जगह है प्लेस यहाँ से मतलब ख़त्म कर देगा, और अपना जगह जिंक, मतलब हाइड्रोजन की जगह जिंक हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन है यहाँ से मुक्त हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे जिंक सल्फेट हो जाएगा, ZnSO4 और H2 जो है यहाँ से गैस बन के उड़ जाएगा बच्चा लोग। तो कहने का मतलब क्या है, आइए रासायनिक समीकरण इसमें भी दिया भी है, कह रहा है जिंक जो है, जिंक और H2SO4 मतलब हाइड्रोजन सल्फेट और जिंक की अब जब अभिक्रिया करी गई तो यहाँ से हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है, निकल जाता है, और यहाँ से जिंक जो है दिखाई दे रहा है इसकी जगह जाके ले लेता है, और इस प्रकार यह रासायनिक अभिक्रिया पूरी होती है। आइए अब आगे हम समझते हैं थोड़ा सा और आगे बेटा। आइए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बहुत आसान से। तो आइए अब समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को बच्चा लोग हम बोलते हैं कि केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, केमिकल इक्वेशन होता है, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन है ना बच्चा। अब देखें केमिकल इक्वेशन जो होता है क्या होता है, आइए जरा समझाता हूँ आपको, समझिएगा शानदार तरीके से। रासायनिक समीकरण क्या होता है, जैसे देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहा था उसे अब प्रतीकों के द्वारा दिखाएंगे, सूत्रों के द्वारा दिखाएंगे, वही तो होता है रासायनिक समीकरण। आओ समझते हैं लिखा क्या है। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। सही बात है। चलिए, रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक या उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, इसको कैटलिस्ट बोला जाता है, आदि का तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जरा समझिएगा, जैसे मैं कहूँ कि रुकिए, तो आइए बच्चा लोग मैं आप लोगों को फिर से एक बार बताता हूँ कि कैसे हम इसको रासायनिक समीकरण को लिखते हैं और समझते हैं। मैं डायरेक्ट कहा हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, जो अभिकारक होते हैं, चाहे उत्पाद होते हैं, उसको प्रतीकों के द्वारा, ठीक है ना, प्रतीकों के द्वारा, सूत्रों के द्वारा लिखने की जो विधि है वही रासायनिक समीकरण है। आइए जरा मैं समझाता हूँ आप लोगों को बच्चा कि क्या होता है, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन मतलब, हाइड्रोजन का मतलब क्या है, H2 है और O2 है। H2O2 का मतलब क्या है, इसको आप बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, हाइड्रोजन होता है ये, हाइड्रोजन। ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना। इसकी जब अभिक्रिया करी गई तो निर्माण देखें हुआ क्या, H2O का निर्माण हुआ है ना,
मतलब अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे बताऊंगा आप लोगों को। मैं कहता सबसे पहले हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करी गई, तब जाके निर्माण किसका होगा, तो जल का निर्माण होगा। जरा समझिएगा, ठीक है। अभी तो बैलेंस नहीं, मैं बैलेंस करके बताऊंगा, है ना। वाटर बनेगा, मतलब जल का मतलब क्या बनेगा, वाटर बनेगा, है ना बच्चा लोग। अब देखिए भाई, मैं तो डायरेक्ट मैं बोल दे रहा हूँ, एक रासायनिक अभिक्रिया होने के नाते कि मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाए तो वाटर बना। अब देखिए जरा, जब रासायनिक समीकरण के द्वारा हमको लिखना पड़ेगा तो मैं इस हाइड्रोजन को प्रतीकों के द्वारा, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, बोलिए, H2 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या, O2 होता है। तो वाटर जो बना, मतलब जो जल बना, उसका जो सूत्र होता है H2 होता है। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि यह जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर जो बन रहा है ना, यह जो प्रतीक लिखा गया है, इसी प्रतीक को आप बोलोगे कि सर जी यही क्या है, केमिकल इक्वेशन है। क्या है बच्चा लोग, केमिकल इक्वेशन। मतलब केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है बच्चा लोग, केमिकल इक्वेशन का मतलब, केमिकल इक्वेशन का मतलब अभी आप लोगों से मैं बात किया हूँ। क्या है केमिकल इक्वेशन का मतलब, केमिकल इक्वेशन का मतलब ये है रासायनिक समीकरण है ना। अभी देखो आगे मैं और लिखता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं Ag को लिया। Ag का मतलब होता है क्या बच्चा लोग, सिल्वर, ठीक है ना। अब सिल्वर की अभिक्रिया मैं किया किससे, H2SO4 से। किससे किया, H2SO4, है ना, हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। अभी देखिए, जब देखेंगे इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है यहाँ से मुक्त हो जाएगा, ठीक है ना, और हाइड्रोजन का जगह सिल्वर ले लेगा। तो अब देखिए यहाँ पे AgSO4 हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, मुक्त होकर निकल जाएगा। मतलब है सिल्वर सल्फेट यहाँ पे बन जाएगा। तो अभी देखो, मैं अगर इसको केवल बोलता तो मैं कहता सिल्वर की अभिक्रिया जब हाइड्रो, तो बच्चा लोग मैं यहाँ पे बता रहा था कि मतलब किसी तत्व की अभिक्रिया कराई जा रही है हाइड्रोजन सल्फेट से। तो अब देखें यहाँ पे महत्वपूर्ण जो चीज़ें आप लोगों को सीखना है। मतलब अगर हम किसी भी तत्व की अभिक्रिया हाइड्रोजन सल्फेट के साथ करा रहे हैं ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये मुक्त हो जाएगा और उसका जगह पता है कौन लेगा, जो नया तत्व जो इसे अभिक्रिया कराए हो। जैसे यहाँ पे सिल्वर की अभिक्रिया कराए हो तो देखो यहाँ पे सिल्वर आ गया, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से मुक्त होके। तो किसी के भी साथ कराओगे तो ऐसी स्थिति बनेगी बच्चा लोग, है ना। तो आओ अब आके हम समझते हैं कि जो हमको पढ़ना है उसके बारे में। तो अभी देखिए आप लोग बच्चा लोग, आओ मैं बताता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित, संतुलित का मतलब होता है बैलेंस, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मतलब कैसे आप रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित, बैलेंस कैसे करेंगे। सबसे पहले बैलेंस करना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये होता क्या है बैलेंस, ये शब्द मतलब संतुलित करना। क्या है बच्चा लोग, संतुलित। अच्छा एक चीज़ बताइए, संतुलित करना क्या होता है। जैसे समझिए दो पक्ष लिया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक वर पक्ष है, एक वर पक्ष है, एक वधु पक्ष है ना, और दोनों पक्षों में संतुलन बैलेंस किस स्थिति में रहेगी। चलिए बहुत आप लोगों को मैं थोड़ा सा एंजॉय तरीके से बता दे रहा हूँ। मान लीजिए बहुत लोग लालच में होते हैं, दहेज लेना चाहते हैं। तो अब एक चीज़ बताइए, इन लोगों में बैलेंस बन पाएगा। अगर परिवार ठीक ठाक है तो अपनी स्थिति को बना के जैसे तैसे कर देता है। तो अक्सर ये देखा जाता है जो अगुआ रहते हैं वो बैलेंस का काम करते हैं, मतलब दोनों पक्षों में बराबर की लेन देन, मतलब समझिएगा बराबर की लेन देन का मतलब ये हुआ कि मतलब जो वस्तुएं देना होता है उसको ऐसा न दिया जाए जिससे क्या हो जाए, उनके ऊपर कोई क्षति पहुंच सके। तो वही चीज़ है, रसायन विज्ञान में भी इसका महत्व ऐसा होता है कि मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम संतुलित, मतलब दोनों पक्षों में जो परमाणु है, ठीक है, उनको कैसे हम बैलेंस रख पाते हैं, कैसे संतुलित रख पाते हैं, उनके बारे में हमको समझना है। आइए लिखा है क्या, कह रहा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में यह बात कही गई है कि द्रव्य एक अविनाशित कण है, इसको क्या किया जा सकता है, उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ठीक है, और नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। तो केवल एक रूपों से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, यही ना हुआ ना, समझे। अब देखो तो रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही क्या होता है, विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक अब उसके पास उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। मतलब क्या है, प्रत्येक परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए बच्चा लोग, समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए चरणबद्ध तरीके से आप लोगों को मैं समझाता हूँ, ठीक है। आओ देखते हैं कि क्या होगा।
ठीक है। अब देखिए चरणबद्ध तरीके से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिया गया Fe लिया गया, इसकी अभिक्रिया किससे करी जा रही है, H2O से करी जा रही है। तो यहाँ पे निर्माण हो रहा है फेरस ट्राई ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है और यहाँ पे जल बन रहा है ना। अब देखिए या इसको फेरस के भी नाम से जानते हैं, आयरन भी नाम जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे यह जो समीकरण दिया गया है इसमें आपको अगर समझना रहे तो आयरन जो है मतलब परमाणुओं की संख्या इसमें कितनी है। आप कहोगे सर जी इसमें परमाणुओं की संख्या क्या है, केवल एक है, यही कहोगे है ना बच्चा लोग। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन ठीक है ना, इसके परमाणुओं की संख्या यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है, समझ रहे हो ना आप। अब देखिए ज़रा इधर देखिए यहाँ पे Fe जो दिखाई दे रहा है 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 3 है। तो अब यहाँ पे देखिए Fe कितना है, 1 है, यहाँ पे तो 2 है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे Fe को मैं लिखता हूँ, Fe पूरा कितना है, 2 है यहाँ पे, और O3 जो है सॉरी मतलब ऑक्सीजन कितना है, 3 है, और हाइड्रोजन को देखा जाए तो यहाँ पे कितना है बच्चा लोग, तो 2 है। अब ये देखें तो अगर ये बैलेंस नहीं है, मतलब संतुलन की अवस्था में नहीं है, तो संतुलन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ज़रा समझिए। हमको जो यहाँ पे Fe जो दिखाई दे रहा है, Fe का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे जो Fe का मतलब क्या हुआ बच्चा लोग, तभी से मैं बता रहा हूँ, आयरन या इसको फेरस के नाम से जानते हैं। अब देखो क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन जो यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस की अवस्था में है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे आपको 4 अगर लगाते हैं, 4 का मतलब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो अब देखो यह हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई सब में होता है। जैसे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन 2 है तो 4 दूना कितना हो जाएगा बच्चा लोग, ये 8 हो जाएगा, है ना। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन वहाँ कितना है ये भी तो देखना है आपको। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन, आइए समीकरण को हम देख लेते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले Fe देखिए, H2O देखिए, और यहाँ पे बना है F3O4 बना है, और H2 यहाँ पे बना है ना। तो अब देखें अगर पहले चरण में हम क्या किए हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन कितना 4 हो गया, है ना। जैसे 4 दूना 8 हम किए तो ये 4 दूना 8 जो हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है, कितना हो रहा है बच्चा लोग, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। ठीक है, समझ में आया। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, 4 होना चाहिए ना, तो 4 हो गया, यहाँ भी कितना है, 4 हो गया, समझ रहे हो ना। ऊपर वाला मिस प्रिंटिंग जो दिया है उसको थोड़ा आप ध्यान नहीं दोगे, है ना। प्यारे बच्चा लोग, मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं, और कल मैं 6:30 बजे के टाइम में आप लोगों से लाइव सेशन से जुड़ूंगा, और उम्मीद करता हूं सारे बच्चे लाइव मुझे देखेंगे और जो भी तर्क वितर्क करना रहेगा बात करेंगे। बाय बाय बच्चों।